Hello everyone, my name is Priyanshi Jain. Welcome back to my YouTube channel BA Lab Scientist. आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एक नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, वो है अप्रोच ऑफ डायग्नोसिस ऑफ हीमोलाइटिक एनीमिया, जिसमें हम ये समझेंगे कि अगर किसी पेशेंट को, किसी पर्सन को हीमोलाइटिक एनीमिया है तो हमें क्या अप्रोच रखनी है हीमोलाइटिक एनीमिया को डायग्नोस करने के लिए, राइट। तो हीमोलाइटिक, सबसे पहले हम समझते हैं कि हमने हीमोलाइटिक एनीमिया में क्या समझा था कि हीमोलाइटिक एनीमिया में बेसिकली क्या होता है, एक्सेलरेटेड हीमोलाइसिस होती है, ठीक है। तो हमें उस कंडीशन में क्या हो रहा है और उस कंडीशन से क्या क्या पैरामीटर्स पे इंपैक्ट आ सकता है, वो चीजें आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो हीमोलाइटिक एनीमिया में हमने क्या समझा था कि हीमोलाइटिक एनीमिया में एक्सेलरेटेड हीमोलाइसिस होती है। एक्सेलरेटेड हीमोलाइसिस का मतलब क्या है कि किसी पर्सन को, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे अगर हीमोलाइटिक एनीमिया है तो मेरे अंदर आरबीसीज का जो ब्रेकडाउन है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया है। कोई ना कोई वजह है, वो वजह हो सकता है आरबीसीज के अंदर हो, वो वजह हो सकता है आरबीसीज के बाहर हो, लेकिन किसी वजह से मेरी बॉडी के अंदर आरबीसीज का ब्रेकडाउन इंक्रीज हो गया है, तो उसे हम क्या बोल रहे हैं, एक्सेलरेटेड हीमोलाइसिस। तो अप्रोच ऑफ डायग्नोसिस में भी हम क्या देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जो आरबीसीज के डिस्ट्रक्शन, जब आरबीसीज का ब्रेकडाउन इंक्रीज हो जाता है तो उन पे क्या इंपैक्ट आता है, कैसे उनकी वैल्यू इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है। ये चीज हम किस में देखेंगे कि व्हाट आर द एविडेंसेस ऑफ एक्सेलरेटेड हीमोलाइसिस। जब एक्सेलरेटेड हीमोलाइसिस हो रही है तो उसके क्या क्या एविडेंसेस हैं वो हम डिस्कस करेंगे, और दूसरी ही साइड हम क्या डिस्कस करेंगे, व्हाट आर द एविडेंसेस ऑफ एक्सेलरेटेड इरिथ्रोपोइसिस। अब इसका मतलब क्या है कि अगर मुझे हीमोलाइटिक एनीमिया है तो मेरी बॉडी के अंदर आरबीसीज का ब्रेकडाउन इंक्रीज हो गया, लेकिन साथ ही साथ मेरी बोन मैरो को सिग्नल मिल रहे हैं कि मेरी बॉडी के अंदर आरबीसीज का ब्रेकडाउन ज्यादा हो रहा है, तो बोन मैरो क्या करेगी, साथ ही साथ वो आरबीसीज का प्रोडक्शन इंक्रीज कर देगी। नॉर्मली हमारी बोन मैरो के पास, मतलब हमारी बोन मैरो के पास बहुत ज्यादा कैपेसिटी होती है आरबीसीज के प्रोडक्शन को इंक्रीज करने की। कितनी ज्यादा, लगभग वो 10 गुना ज्यादा आरबीसीज बना सकती है, इतनी कैपेसिटी होती है हमारी बोन मैरो के पास। तो हमारी बोन मैरो क्या करेगी, जो आरबीसीज का प्रोडक्शन है, आरबीसी के प्रोडक्शन को हम क्या बोलते हैं, इरिथ्रोपोइसिस। तो मेरी बोन मैरो क्या करेगी, इरिथ्रोपोइसिस को एक्सेलरेट कर देगी, वो उसके रेट ऑफ सिंथेसिस को भी बढ़ा देगी, ठीक है। तो फिर हम नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे कि कैसे, कौन कौन से एविडेंसेस हैं जो एक्सेलरेटेड इरिथ्रोपोइसिस के हैं, ठीक है। ये सारे एविडेंसेस आज हम डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो क्या आप सब तैयार हैं टॉपिक डिस्कस करने के लिए? तैयार है ना? तो चलिए लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सबसे पहले हम समझेंगे एविडेंसेस ऑफ एक्सेलरेटेड हीमोलाइसिस, कि जब हीमोलाइसिस आरबीसी का ब्रेकडाउन इंक्रीज हो जाएगा तो उसके क्या क्या एविडेंसेस है। तो हमारे सामने 5 एविडेंसेस हैं। पहला एविडेंस है हमारा अनकॉन्जुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनीमिया। इसका मतलब क्या है, देखो, जब हीमोलाइटिक एनीमिया के हम कॉजेस को डिस्कस करेंगे ना, तो बेसिकली हीमोलाइटिक एनीमिया के कॉजेस को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगा। कॉजेस मतलब क्या वजह है हीमोलाइसिस होने की, ठीक है। तो वजहों को 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। पहला होता है हमारा इंट्रा कॉर्पस्क्यूलर कॉजेस और दूसरा होता है सेकंड टाइप हमारा एक्स्ट्रा कॉर्पस्क्यूलर कॉजेस। इंट्रा कॉर्पस्क्यूलर कॉजेस का मतलब क्या होता है कि अगर आरबीसी के टूटने की वजह आरबीसी के अंदर प्रेजेंट है तो उस टाइप के कॉजेस को हम क्या बोलते हैं, इंट्रा कॉर्पस्क्यूलर कॉजेस। और अगर आरबीसी के टूटने की वजह कोई बाहर का फैक्टर है, आरबीसी से बाहर है वो फैक्टर, तो उसे हम बोलते हैं एक्स्ट्रा कॉर्पस्क्यूलर कॉजेस, ठीक है। तो अगर कोई वजह आरबीसी के अंदर प्रेजेंट है, कोई इंट्रा कॉर्पस्क्यूलर कॉज है, तो ऐसे केसेस के अंदर क्या होता है, आरबीसी का डिस्ट्रक्शन का होता है हमारे मैक्रोफेजेस के अंदर, ठीक है। तो आरबीसी का कोई कॉज प्रेजेंट है, उस कॉज की वजह से आरबीसी का ब्रेकडाउन कहां हो रहा है, हमारे मैक्रोफेज के अंदर ब्रेकडाउन हो रहा है। मैक्रोफेज में अभी हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करा था कि मैक्रोफेज में जब इसका ब्रेकडाउन होता है आरबीसीज का, तो लास्ट का एंड प्रोडक्ट क्या होता है, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। तो यहाँ पे आरबीसीज का ब्रेकडाउन हो रहा है, फाइनली क्या एंड प्रोडक्ट बन रहा है, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बन रहा है।
अब देखिए कि अगर कॉज प्रेजेंट है तो आरबीसीज का ब्रेकडाउन भी ज्यादा हो रहा है, जितना ज्यादा आरबीसीज का ब्रेकडाउन हो रहा है मैक्रोफेज के अंदर उतना ज्यादा अनकॉन्जुगेटिव बिलिरुबिन बन रहा है, जितना ज्यादा अनकॉन्जुगेटिव बिलिरुबिन बनेगा उतना ज्यादा अनकॉन्जुगेटिव बिलिरुबिन का आएगा हम उसके उस पेशेंट के अंदर, उस पर्सन के ब्लड सर्कुलेशन के अंदर आएगा। जैसे आप इसका ब्लड निकालोगे, इसकी टेस्टिंग करोगे तो उस टेस्ट में आपको जो पैरामीटर है अनकॉन्जुगेटिव बिलिरुबिन, इसका लेवल क्या आएगा, इंक्रीज्ड आएगा। और इसी वजह से हमने पहला एविडेंस क्या लिखा कि ऐसा पर्सन जिसके अंदर आरबीसीज का डिस्ट्रक्शन ज्यादा हो रहा है, एक्सीलरेटेड हीमोलाइसिस हो रही है, तो उसके ब्लड सैंपल के अंदर हमें क्या मिलेगा, अनकॉन्जुगेटेड हाइपर ज्यादा लेवल मिलेगा, हाइपर बिलिरुबिनीमिया वाले ब्लड के अंदर अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन का लेवल ज्यादा नजर आएगा। ठीक है, तो हमें पहला एविडेंस क्लियर हो गया। अब जैसे बिलिरुबिनीमिया हो रहा है, मतलब बिलिरुबिन का लेवल इंक्रीज हो रहा है, बिलिरुबिन का लेवल इंक्रीज हो रहा है तो हमारे उस पर्सन के जो स्किन है, म्यूकस मेम्ब्रेन है, आइस की स्क्लेरा है, इन पार्ट्स में क्या नजर आएगी, येलोइश कलर नजर आएगा। ठीक है, इस वजह से इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, हीमोलाइटिक जॉइंटिस। जॉइंटिस क्यों बोला, क्योंकि आपको येलोइश स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन, आइज येलोइश नजर आ रही हैं, उस वजह से आपने इस पेशेंट को क्या बोला कि जॉइंटिस है। लेकिन किस वजह से, हीमोलाइसिस की वजह से, आरबीसीज के ब्रेकडाउन की वजह से जॉइंटिस हुआ है। ठीक है, तो हमें फर्स्ट एविडेंस क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में ये पूरा हमने पैथोजेनेसिस समझ लिया था कि ब्लड सर्कुलेशन में अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन आ गया। अब अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन ब्लड सर्कुलेशन से कहां जाएगा, लिवर में। लिवर में अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन आपका कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन के अंदर कन्वर्ट होगा, फिर कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन हमारे लिवर से कहां जाएगा, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। स्मॉल इंटेस्टाइन में कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन यूरोबिलिनोजन एंड स्टेरकोबिलिनोजन में कन्वर्ट होगा, और यूरोबिलिनोजन हमारा यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, स्टेरकोबिलिनोजन हमारे स्टूल के अंदर एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। अब देखिए क्या हो रहा है, ब्रेकडाउन ज्यादा हो रहा है, यूसीबी का लेवल बढ़ रहा है, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ रहा है, तो सिंपल सी बात है कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन भी बढ़ेगा। कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ेगा तो यहाँ पे आपका यूरोबिलिनोजन भी इंक्रीज होगा। यूरोबिलिनोजन इंक्रीज हो रहा है तो येलोइश यूरिन जो निकल रहा है वो कैसा यूरिन हो जाएगा, और ज्यादा डार्क हो जाएगा। ठीक है, जितना ज्यादा यूरोबिलिनोजन एक्सक्रीट आउट होगा उतना ज्यादा येलोइश यूरिन हो जाएगा। जितना ज्यादा आपका कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है उतना ज्यादा स्टेरकोबिलिनोजन भी बन रहा है, जितना ज्यादा स्टेरकोबिलिनोजन बनेगा उतना ज्यादा डार्क ब्राउनिश स्टूल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट एविडेंस हमें क्या बता रहा है कि इंक्रीज यूरोबिलिनोजन आएगा। जब आप टेस्ट लगाओगे तो यूरोबिलिनोजन का लेवल जो है इंक्रीज हो जाएगा, स्टेरकोबिलिनोजन का लेवल भी इंक्रीज हो जाएगा, और इन दोनों के लेवल के इंक्रीज होने की वजह से यूरिन का कलर डार्क येलोइश हो जाएगा और स्टूल का कलर डार्क ब्राउनिश हो जाएगा। ठीक है, अब फोर्थ एविडेंस है हमारा जो फ्री हेप्टोग्लोबिन का लेवल है ब्लड के अंदर वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज फ्री हेप्टोग्लोबिन लेवल इन ब्लड। अब हम फोर्थ एविडेंस को समझते हैं। देखिए अब क्या हो रहा है, यहां पे तो हमने देखा कि आरबीसीज का ब्रेकडाउन, ठीक है, किसी वजह से आरबीसीज का ब्रेकडाउन कहां हो रहा था, मैक्रोफेज के अंदर हो रहा था, और उसके बाद ये सारे एविडेंसेस मिल रहे थे। ठीक है, इस टाइप की हीमोलाइसिस को ना हम एक्स्ट्रा वेस्कुलर हीमोलाइसिस बोलते हैं। अगर आरबीसीज का ब्रेकडाउन वेसल्स के अंदर नहीं हो रहा, ब्लड वेसल्स में नहीं हो रहा, कहीं बाहर हो रहा है, जैसे यहाँ पे ब्लड वेसल में नहीं हो रहा था, मैक्रोफेज के अंदर हो रहा था, ब्लड वेसल से कहीं बाहर हो रहा था, तो इस टाइप की हीमोलाइसिस को हम क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा वेस्कुलर हीमोलाइसिस। तो एक्स्ट्रा वेस्कुलर हीमोलाइसिस में हमें ये एविडेंसेस मिल जाएंगे। लेकिन अगर किसी वजह से आरबीसीज का ब्रेकडाउन ब्लड वेसल्स के अंदर हो रहा है तो उसे हम बोलते हैं इंट्रावेस्कुलर हीमोलाइसिस। ठीक है, जैसे यहाँ पे समझो कि यहाँ पे आरबीसीज है, आरबीसीज का ब्रेकडाउन कहाँ हो रहा है, मेरे ब्लड वेसल्स के अंदर हो रहा है, इंट्रावेस्कुलर हीमोलाइसिस हो रही है। तो इंट्रावेस्कुलर हीमोलाइसिस में क्या होगा, आरबीसी टूटेगी। जैसे ही आरबीसीज का ब्रेकडाउन होगा, आरबीसीज में क्या प्रेजेंट है, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन रिलीज हो जाएगा हमारे ब्लड सर्कुलेशन के अंदर। अब आपका हीमोग्लोबिन कैसा है, फ्री हीमोग्लोबिन। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि जो फ्री हीमोग्लोबिन होता है वो काफी टॉक्सिक होता है, इसलिए हीमोग्लोबिन हमेशा आरबीसीज के अंदर सर्कुलेट करता है। तो जैसे आरबीसी टूटी, यहाँ पे क्या रिलीज हो गया, फ्री हीमोग्लोबिन रिलीज हो गया। अब मेरी बॉडी रेस्पॉन्स देगी क्योंकि ये मेरे लिए टॉक्सिक है, तो मेरी बॉडी कैसे रेस्पॉन्स देगी कि हमारा जो लिवर है वो एक प्रोटीन को
को रिलीज करेगा जिसका नाम है हेप्टोग्लोबिन। तुरंत लिवर क्या रिलीज करेगा, हेप्टोग्लोबिन को रिलीज करेगा। हेप्टोग्लोबिन कहाँ जाएगा, मेरे ब्लड सर्कुलेशन के अंदर। हेप्टोग्लोबिन का फंक्शन क्या है, ग्लोबिन बेसिकली प्रोटीन्स का होता है और हेप्टो मतलब इसको हेपेटोसाइट्स मतलब हमारे लिवर ने बना के दिया है, तो ये आपका हेप्टोग्लोबिन है। हेप्टोग्लोबिन का फंक्शन क्या है कि हेप्टोग्लोबिन तुरंत हमारे फ्री हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाता है और एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है, उसको फ्री नहीं रहने देता, फ्री हीमोग्लोबिन को फ्री नहीं रहने देता। ठीक है, तो जैसे हेप्टोग्लोबिन यहाँ पे रिलीज हो गई, किसके साथ जुड़ जाएगा, हीमोग्लोबिन के साथ। ठीक है, इससे क्या हो रहा है कि मेरा हेप्टोग्लोबिन भी फ्री नहीं रहा क्योंकि वो हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ गया, तो फ्री हेप्टोग्लोबिन का लेवल मेरी बॉडी में क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, नॉर्मली हमारा हेप्टोग्लोबिन रिलीज होता रहता है लिवर से, लेकिन अगर आरबीसीज का डिस्ट्रक्शन बढ़ जाएगा तो फ्री हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा। फ्री हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा तो वो किसके साथ जुड़ जाएगा, हेप्टोग्लोबिन के साथ। हेप्टोग्लोबिन के जुड़ने के बाद मेरा हेप्टोग्लोबिन फ्री नहीं रहा, तो फोर्थ एविडेंस हमें क्या मिलेगा, जो फ्री हेप्टोग्लोबिन लेवल है हमारी ब्लड के अंदर वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। लास्ट हमारा फिफ्थ एविडेंस क्या है कि एलडीएच का लेवल बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि हमारी आरबीसीज के अंदर लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज प्रेजेंट होता है। जैसे आपका आरबीसीज का ब्रेकडाउन इंक्रीज हो जाएगा ब्लड वेसल्स के अंदर, एलडीएच का लेवल भी क्या हो जाएगा, ब्लड के अंदर इंक्रीज आएगा। ठीक है, तो हमारे सामने हमारे 5 एविडेंसेस हैं। पहला एविडेंस हमें क्या बता रहा है, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन का लेवल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। उसकी वजह से स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन और आईज हमें कैसी नजर आएंगी, येलोइश नजर आएगी, इसलिए हमने इसको हीमोलाइटिक एनीमिया भी बोला है। तो ये हमारा पहला एविडेंस। दूसरा एविडेंस क्या है हमारा, यूरोबिलिनोजन का लेवल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, उसकी वजह से डार्क येलोइश यूरिन आएगा। तीसरा एविडेंस है हमारा इस इंक्रीज स्टेरकोबिलिनोजन, स्टेरकोबिलिनोजन का लेवल भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज, उसकी वजह से डार्क ब्राउनिश स्टूल नजर आएगा। फोर्थ एविडेंस है हमारा डिक्रीज फ्री हेप्टोग्लोबिन लेवल, जो फ्री हेप्टोग्लोबिन का लेवल है वो हमारी बॉडी में क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और फिफ्थ एविडेंस है हमारा इंक्रीज लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज, जो एलडीएच का लेवल है वो क्या हो जाएगा, ब्लड के अंदर इंक्रीज हो जाएगा। तो ये है हमारे एविडेंसेस ऑफ एक्सेलरेटेड हीमोलाइसिस। अब नेक्स्ट हम समझेंगे कि what are the evidences of accelerated erythropoiesis। So next है हमारे evidences of accelerated erythropoiesis कि जब erythropoiesis accelerate हो जाती है तो उसके क्या क्या evidences हैं। ठीक है, evidences समझने से पहले हम समझते हैं कि erythropoiesis accelerate कैसे होती है। देखो, इरिथ्रोपोइसिस बेसिकली क्या है, आरबीसी का प्रोडक्शन होता कहाँ है, हमारे बोन मैरो में आरबीसी का प्रोडक्शन होता है। बोन मैरो में हमारे हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स होते हैं, वो डिफरेंशिएट होते हैं लिम्फोइड एंड माइलॉइड के अंदर। माइलॉइड हमारा फर्दर कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स बनाता है, कौन कौन सी, इरिथ्रोइड मेगाकैरियोइड, ग्रैन्युलोसाइट्स मोनोसाइट्स और कौन सी कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट, बेसोफिल्स की। ठीक है, ये 3 कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स बनाता है। फिर इरिथ्रोइड सीरीज हमारी किसमें डिफरेंशिएट होती है, टोटल 6 स्टेजेस में डिफरेंशिएट होती है और फाइनली हमें एक मैच्योर बाइकॉन्केव शेप की आरबीसीज बनाकर देती है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने समझ लिया कि इरिथ्रोपोइसिस बोन मैरो में कैसे हुई, टोटल 6 स्टेजेस से गुजरी और फाइनली हमें आरबीसीज मिली। अब आरबीसीज हमें मिली, कहाँ आ गई आरबीसीज, हमारे ब्लड सर्कुलेशन के अंदर आ गई, ब्लड सर्कुलेशन में आ गई। अब किसी वजह से क्या हुआ, हीमोलाइसिस एक्सेलरेट हो गया, किसी वजह से आरबीसी का ब्रेकडाउन बहुत तेजी से होने लगा, ब्रेकडाउन एक्सेलरेट हो गया, बहुत तेजी से ब्रेकडाउन होने लगा, तो आरबीसी का काउंट क्या हो गया, मेरे ब्लड के अंदर कम हो गया। अब आरबीसी का काउंट कम हो गया, मेरा ब्लड फिल्टर होने के लिए कहां जाएगा, किडनी नेफ्रॉन में जाएगा, ग्लोमेरुलाई में जाएगा, यहाँ पे ये फिल्ट्रेशन होगा। जैसे ही फिल्ट्रेशन होगा ना, आरबीसी का काउंट क्या हो गया, कम हो गया। आरबीसी का काउंट कम हो गया तो प्रोपोर्शनली ऑक्सीजन का लेवल भी कम हो गया। अब क्या होता है, हमारे नेफ्रॉन्स, जो हमारा नेफ्रॉन का पार्ट है ना, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, इस पीसीटी के जो सेल्स होते हैं उन सेल्स के पास एक सेंस होता है। किस चीज का सेंस, ऑक्सीजन के लेवल को पता करने का सेंस। जैसे आरबीसी का काउंट कम हो जाएगा, ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा। ये ऑक्सीजन का लेवल जो कम हो रहा है ना, ये कौन पता कर लेंगे, हमारे प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के सेल्स इस चीज को मालूम कर लेते हैं कि ऑक्सीजन का लेवल कम हो गया है। जैसे इनको ये मालूम होगा कि ऑक्सीजन का लेवल कम हो चुका है, ये सेल्स हमारे ब्लड में क्या रिलीज करेंगे, एक हार्मोन जिसका नाम है इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन। ये इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन कहां जाएगा, फिर मेरे बोन मैरो के पास। ठीक है, अब हम समझते हैं कि इरिथ्रोपोइटिन का काम क्या है।
हमारे बोन मैरो के जो ये इरिथ्रोब्लास्ट होते हैं ना, इन इरिथ्रोब्लास्ट के ऊपर रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। किसके लिए रिसेप्टर्स? ऐसे रिसेप्टर जो इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन को रिसीव करते हैं। तो इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन जाएगा इरिथ्रोब्लास्ट के पास, इस इरिथ्रोब्लास्ट के ऊपर कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे, वो रिसेप्टर्स क्या कर लेंगे? रिसीव कर लेंगे, ठीक है, इरिथ्रोपोइटिन को। फिर इरिथ्रोपोइटिन यहाँ पे जाके क्या करेगा? इस इरिथ्रोब्लास्ट के कन्वर्जन को आगे की तरफ पुश करेगा कि तू और ज्यादा डिफरेंशिएट हो और ज्यादा हमें आरबीसीज बना के दे, क्योंकि मेरे ब्लड सर्कुलेशन में आरबीसीज का काउंट कम हो गया, ऑक्सीजन का लेवल कम हो गया है। तो इसको ये क्या करेगा? पुश करेगा कि ज्यादा से ज्यादा ये आरबीसीज बना के दे, ठीक है। देखो बेसिकली इरिथ्रोपोइटिन काम कैसे करता है, अगर हम डिटेल में समझते हैं तो जो ये इरिथ्रोब्लास्ट होता है ना, एग्जाम्पल के लिए अगर आप इस इरिथ्रोब्लास्ट की कॉलोनी को किसी पेट्री डिश में निकालो ना, तो इरिथ्रोब्लास्ट अपने आप से खत्म होने लगते हैं, अपने आप से इनकी डेथ होने लगती है। इस टाइप के मैकेनिज्म को हम बोलते हैं एपोटोटिक डेथ, ठीक है। इस एपोटोसिस की वजह से इरिथ्रोब्लास्ट अपने आप खत्म होने लग जाते हैं। तो मेरे बोन मैरो के अंदर इरिथ्रोब्लास्ट प्रेजेंट है, लेकिन जब तक मैं उसको इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन नहीं दूंगी वो खुद से खत्म होने लग जाएंगे। तो जैसे हम इसको इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन देंगे, इसलिए इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन को एंटी एपोटोसिस हार्मोन भी कहा जाता है। तो जैसे ही मैं इसको इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन दूंगी, ये इरिथ्रोब्लास्ट को पुश करेगा और उसको किस में कन्वर्ट होने देगा? आरबीसीज के अंदर। तो जितना ज्यादा ऑक्सीजन का लेवल कम होगा उतना ज्यादा इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन निकलेगा, जितना ज्यादा इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन निकलेगा उतना ज्यादा इरिथ्रोब्लास्ट किसके अंदर कन्वर्ट होने लगेगा? आरबीसीज के अंदर कन्वर्ट होने लगेगा, ठीक है। देखो आरबीसी से पहले एक स्टेज है, कौन सी? देखो कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं? ये इरिथ्रोब्लास्ट, फिर वापस इरिथ्रोब्लास्ट, बेसिकली इनमें क्या कन्वर्जन होता है? ये ऑर्थोक्रोमिक होते हैं, ये पॉलीक्रोमिक होते हैं, ठीक है। ये हम डिटेल में नहीं जा रहे, लेकिन इरिथ्रोब्लास्ट फिर किस में कन्वर्ट होता है? नॉर्मोब्लास्ट के अंदर। नॉर्मोब्लास्ट किस में कन्वर्ट होता है? रेटिकुलोसाइट्स, और फिर रेटिकुलोसाइट्स किस में कन्वर्ट होता है? आरबीसीज के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे आप फोकस करना कि आरबीसीज से पहले क्या बनती है? रेटिकुलोसाइट्स बनती हैं, और फिर हमें क्या मिलती है? आरबीसीज बनती है, ठीक है। अब आते हैं हम एविडेंसेस पे। सबसे पहला एविडेंस हमें क्या बता रहा है? इंक्रीज रेटिकुलोसाइट काउंट। इसका मतलब सिंपली समझ आ रहा है कि जितना ज्यादा आरबीसी का प्रोडक्शन बढ़ेगा उतने ज्यादा रेटिकुलोसाइट्स भी तो बनेंगे, क्योंकि आरबीसी रेटिकुलोसाइट्स के बाद बन रही है। तो आपको ब्लड के अंदर रेटिकुलोसाइट्स रिलीज होती है ब्लड के अंदर, इसलिए हमें ब्लड के अंदर रेटिकुलोसाइट्स का काउंट इंक्रीज नजर आएगा। तो पहला एविडेंस हमें समझ आ गया, इंक्रीज रेटिकुलोसाइट्स काउंट। नॉर्मली अगर हम पीबीएफ में देखते हैं तो नॉर्मली हमें रेटिकुलोसाइट्स कितने मिलते हैं? 1 से 2%, टोटल आरबीसीज में से 1 से 2% आपको रेटिकुलोसाइट्स मिलेंगे, नॉर्मल कंडीशन है। लेकिन अगर हम बात करें इंक्रीज इरिथ्रोपोइसिस की, तो उसमें हमें 10 से 20% रेटिकुलोसाइट्स मिलते हैं। आरबीसी काउंट में 10 से 20% क्या होते हैं? रेटिकुलोसाइट्स होते हैं। तो कितना लेवल इंक्रीज हो गया ना? नॉर्मली तो 1 से 2 मिल रहे हैं, लेकिन इंक्रीज इरिथ्रोपोइसिस में हमें 10 से 20% रेटिकुलोसाइट्स मिलते हैं। तो पहला एविडेंस हमें क्लियर हो गया, इंक्रीज रेटिकुलोसाइट काउंट हमें मिलेगा। दूसरा एविडेंस है आपका इंक्रीज मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम। जो एमसीवी की वैल्यू है, एमसीवी वैल्यू में बेसिकली क्या बताती है? एक आरबीसी की एवरेज वैल्यू। तो यहाँ पे एमसीवी इंक्रीज होगा। क्यों इंक्रीज हो रहा है? देखो ये सारे एविडेंसेस ना रेटिकुलोसाइट से कोरिलेट हो रहे हैं। रेटिकुलोसाइट काउंट बढ़ रहा है तो रेटिकुलोसाइट्स का जो साइज होता है ना, वो आरबीसीज के कंपेयर थोड़ा ज्यादा होता है, साइज थोड़ा ज्यादा होता है। तो रेटिकुलोसाइट्स का साइज ज्यादा है तो उसकी वॉल्यूम भी ज्यादा होगी, वॉल्यूम ज्यादा होगी तो आपका जब एमसीवी आप कैलकुलेट करोगे तो एमसीवी हमारा क्या आएगा? थोड़ा ज्यादा आएगा। तो इंक्रीज एमसीवी वैल्यू आएगी। थर्ड एविडेंस है हमारा प्रेजेंस ऑफ पॉलीक्रोमेजिया। ये भी आपका कोरिलेट होगा रेटिकुलोसाइट से। कैसे? पॉलीक्रोमेजिया का मतलब क्या है कि जब आप पीबीएफ देखोगे ना ऐसे ब्लड सैंपल की जिसमें क्या हो रही है? एक्सेलरेटेड इरिथ्रोपोइसिस हो रही है, ऐसे ब्लड सैंपल की जब हम पीबीएफ देखेंगे तो हमें उसमें पॉलीक्रोमेजिया मतलब मल्टीपल कलर्स नजर आएंगे। मल्टीपल कलर्स मतलब यहाँ पे 2 टाइप के कलर्स नजर आ रहे हैं। एक तो रेडिश कलर नजर आ रहा है क्योंकि आरबीसीज भी है, एक्सेलरेटेड इरिथ्रोपोइसिस हो रही है बेसिकली ज्यादा आरबीसीज बनाने के लिए, लेकिन साथ ही साथ ज्यादा रेटिकुलोसाइट्स भी बन रहे हैं। तो आरबीसीज की वजह से तो रेडिश कलर नजर आ रहा है, लेकिन अब हमारे 10 से 20% रेटिकुलोसाइट्स भी नजर आ रहे हैं, तो उसकी वजह से कौन सा कलर नजर आ रहा है? ब्लूइश कलर नजर आ रहा है, ठीक है। तो ब्लूइश कलर नजर आ रहा है। ब्लूइश कलर क्यों नजर आता है? इसका भी रीजन है। क्या रीजन है? कि जो आप जब रेटिकुलोसाइट का स्ट्रक्चर देखोगे ना, तो रेटिकुलोसाइट में क्या होता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। हमारे आरबीसीज में नहीं होता, लेकिन रेटिकुलोसाइट्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है।
न्यूक्लियस के बाहर ना यहाँ पे क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम बोलते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर, न्यूक्लियर के बाहर। तो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, क्रोमोसोम्स, सॉरी राइबोसोम्स। ये राइबोसोम्स क्या करते हैं, ब्लूइश कलर से स्टेन होते हैं, इसलिए हमें रेटिकुलोसाइट्स कैसे नजर आते हैं, ब्लूइश कलर के नजर आते हैं। यहाँ पे ब्लू कलर के नेटवर्क नजर आते हैं, इसलिए रेटिकुलोसाइट्स का नाम रेटिक दिया गया है। रेटिक का मतलब क्या होता है, नेटवर्क। तो यहाँ पे आपको ब्लूइश कलर के ना ऐसे 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 नेटवर्क से नजर आते हैं, इसलिए यहाँ पे आपको ब्लूइश कलर भी नजर आ रहा है रेटिकुलोसाइट्स की वजह से, और रेडिश कलर भी नजर आ रहा है, इसलिए हमने बोला प्रेजेंस ऑफ पॉलीक्रोमेजिया, हमें पॉलीक्रोमेजिया नजर आती है। फोर्थ एविडेंस है आपका हाइपर सेलुलर बोन मैरो। बहुत सिंपल है, हमने ये देख लिया कि बोन मैरो में क्या हो रहा है, एक्सेलरेटेड इरिथ्रोपोइसिस, इरिथ्रोपोइसिस बढ़ रही है, तो वो बढ़ कहां रही है, एक्सेलरेशन हो कहां रहा है, बोन मैरो के अंदर। जितना ज्यादा एक्सेलरेशन बढ़ेगा बोन मैरो के सेल्स भी हमें उतने ज्यादा ही नजर आएंगे, इतने ज्यादा देखो सेल्स कितने ज्यादा इंक्रीज होते जाएंगे, तो हमें वहां पे सेलुलरिटी जो है बोन मैरो की वो बढ़ती हुई नजर आएगी। तो हाइपर सेलुलर बोन मैरो नजर आएगी मेनली किस वजह से, ड्यू टू इरिथ्रोइड हाइपरप्लेजिया, क्योंकि यहाँ पे कौन सी सीरीज बढ़ी है, सिर्फ इरिथ्रोइड वाली, मेगा कैरियोइड नहीं, ये वाली नहीं, ये वाली नहीं, कोई सी पे भी इफेक्ट नहीं आया, सिर्फ किस पे इफेक्ट आया, इरिथ्रोइड पर आया। इसलिए हमने क्या बोला, इरिथ्रोइड हाइपरप्लेजिया की वजह से हमें हाइपर सेलुलर बोन मैरो नजर आ रही है। लास्ट एविडेंस है हमारा डिक्रीज एमई रेशियो। एमई रेशियो क्या है आपका, डिक्रीज माइलॉइड और इरिथ्रोइड का रेशियो। माइलॉइड इरिथ्रोइड रेशियो हमें क्या बता रहा है, देखो ये है आपकी माइलॉइड स्टेम सेल्स, ये है आपके इरिथ्रोइड स्टेम सेल्स, ठीक है। तो ये बेसिकली आपको क्या बता रहा है कि जब हम माइलॉइड और इरिथ्रोइड, आपने माइलॉइड स्टेम सेल्स का काउंट देखा और इरिथ्रोइड स्टेम सेल्स का काउंट देखा, तो ये डिक्रीज आ रहा है, इनका जो रेशियो है वो डिक्रीज आ रहा है। रेशियो कब डिक्रीज आता है, देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, बेसिकली माइलॉइड स्टेम सेल्स तो उतने ही, उस पर कोई फर्क नहीं आ रहा, लेकिन इरिथ्रोपोइटिन जब इरिथ्रोइड सीरीज पे गया तो इरिथ्रोइड सीरीज बढ़ गई ना, तो फर्क कहाँ आ रहा है, इरिथ्रोइड के ऊपर। इरिथ्रोइड सीरीज के जो सेल्स हैं वो क्या हो गए, इंक्रीज हो गए, तो उनका काउंट भी इंक्रीज आएगा। इरिथ्रोइड सीरीज का काउंट इंक्रीज आएगा, तो जितना ज्यादा आपका डिनोमिनेटर इंक्रीज होगा उतना ज्यादा आपका जो ये रेशियो है वो क्या हो जाएगा, सॉरी डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। जितना ज्यादा इरिथ्रोइड इंक्रीज होगा उतना ज्यादा एमई रेशियो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें फिफ्थ एविडेंस क्या मिलेगा, डिक्रीज माइलॉइड इरिथ्रोइड रेशियो। तो ये थे हमारे 5 एविडेंसेस ऑफ एक्सेलरेटेड इरिथ्रोपोइसिस। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने क्या क्या समझा, हमने एविडेंसेस देखे एक्सेलरेटेड हीमोलाइसिस के, और फिर बाद में हमने क्या देखे, एविडेंसेस ऑफ एक्सेलरेटेड इरिथ्रोपोइसिस। सो या दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो लेक्चर। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय YouTube channel. Thank you so much for watching.